घर में हलचल, रसोई से पराठों की खुशबू आ रही है। सीमा खाना बना रही है, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। हर यात्रा से पहले छोटे छोटे संकेत होते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तभी अनु की पानी की बोतल फर्श पर गिर जाती है। अरे, सफर से पहले अपशगुन। मम्मी, बस पानी गिर गया और कुछ नहीं। तभी उन लोगों के पास रामपाल आता है। सब तैयार हो चुके हैं पिकनिक पर जाने के लिए। तुम सब कब जाओगे? अंकल जी, हम तैयार हो चुके हैं, जल्दी से बैलगाड़ी लेकर आइए। ठीक है, मैं बैलगाड़ी लेकर आ रहा हूँ। रामपाल बैलगाड़ी लेकर आता है। सब लोग आराम से बैठ जाओ। रामपाल के बैलगाड़ी में रमेश, रोहित, सुनील और सीमा बैठ जाती है। सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए। हाँ रामपाल काका, सब लोग बैठ चुके हैं। बैलगाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने लगती है। परिवार के चेहरे पर खुशी का माहौल था। जंगल की हरियाली और ताजी हवा प्राकृतिक नजारे देखे हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम होने वाली है, यही कहीं रुकना पड़ेगा। हाँ काका, ये जगह काफी अच्छा है, यहीं पर रुकना ठीक होगा। रामपाल वहीं अपनी बैलगाड़ी को रोक देता है। सब लोग नीचे उतर जाते हैं और आसपास के नजारे देखने लगते हैं। वहां के पेड़ घने थे, हवा में ठंडक थी और अजीब सा सन्नाटा था। यहाँ पर कितना अजीब सन्नाटा है। ये जंगल काफी डरावना लग रहा है। तुम सब यहीं पर रहो, हम दोनों सूखी लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। फिर आग जलकर कुछ खाना बनाएंगे। ये सभी वहीं रुककर उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। जंगल तो काफी घना है माँ। हाँ रोहित। तभी उन लोगों को शियार के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह सभी डर जाते हैं। तभी वह दोनों सूखी लकड़ियां लेकर चले आते हैं और सब बैठकर वहीं पर आग तपाने लगते हैं। इधर सीता भी उन लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। रामपाल काका, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक लोमड़ी की कहानी सुनता हूँ। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत इन लोगों की तरफ आती है। चले जाओ इस जंगल को छोड़कर, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी लोग उस बुढ़िया की बात सुनकर डर जाते हैं। तभी राजू कहता है, भाग पागल बुढ़िया, मेरे बच्चों को मत डरा, तू यहाँ से चली जा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन इस जंगल में रहती है एक डायन जो तुम सभी को मार देगी, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। रामपाल और राजू किसी तरह उस बुढ़िया को वहाँ से भागा देता है। सभी लोग उस पागल बुढ़िया को देखकर डर कर सहम जाते हैं। सब लोग शांत हो जाओ। तुम सब इस बैलगाड़ी में आराम से सो जाओ। मैं यहाँ बैठकर पहरा दूंगा, फिर कुछ समय के बाद राजू पहरा देगा। सब लोग बैलगाड़ी में आराम से सो जाते हैं और रामपाल पहरा देने लगता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रोहित उसके पास आता है। अंकल जी, मुझे बहुत जोर की टट्टी लगी है, कृपया मेरे साथ झाड़ियाँ तक चलिए ना। ठीक है रोहित बेटे, चलो मेरे साथ। रामपाल और रोहित दोनों लोग झाड़ियों के पास जाते हैं। लेकिन अंकल जी, पानी कहाँ मिलेगा? चल तू मेरे साथ, आगे एक तालाब है। वह दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं। तभी उन लोगों को वह तालाब मिल जाता है। रोहित, तुम जल्दी से टट्टी कर लो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। रोहित टट्टी करने चला जाता है। रामपाल उसका वहीं इंतजार करने लगता है। तभी रामपाल को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। रामपाल थोड़ा डरता है। इस जंगल में इतनी रात को कौन फुसफुसा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रोहित आ जाता है। रामपाल अंकल, जैसे लगा कि कोई उस झाड़ियों के पीछे है। क्या कह रहे हो रोहित? तुमको भ्रम हुआ होगा। इतनी रात को आखिर कौन इस जंगल में आएगा? मेरे पर यकीन कीजिए रामपाल अंकल। ठीक है, चलो देखते हैं। वह दोनों उस झाड़ियां की तरफ जाते हैं।
तभी उन लोगों को किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगती। यह लोग वहां पर पहुंचे हैं। यह दोनों उस चीज को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके आगे एक डायन बैठकर काला मंत्र को जाप कर रही थी। अंकल जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो ये डायन हम दोनों को भी मार देगी। रामपाल और रोहित बिना कदमों की आहट किए वहां से भागने लगते हैं। चलते चलते वह लोग अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ रोहित, तुम दोनों इतना हाफ क्यों रहे हो? रामपाल काका क्या हुआ, कुछ तो बताओ। पहले चलो यहाँ से, उसके बाद बताऊंगा। हाँ पापा, पहले हम सबको यहाँ से निकलना होगा। रामपाल को शायद पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह डायन रामपाल के बैल के ऊपर काला जादू कर दिया था। यह बात शायद रामपाल को नहीं पता था। कुछ दूर जाने पर रामपाल बैलगाड़ी अचानक से रोक देता है, क्योंकि आगे एक काला परछाई खड़ी थी। रामपाल काका, आपने बैलगाड़ी क्यों रोक दी? कहीं आपको कोई भूत तो नहीं दिख गया? हाँ रोहित, आगे एक काला परछाई है, वह कभी से मुझे घूरा जा रहा है। बैल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तुम सब इतने डरपोक हो। मैं जा रहा हूँ आगे, देखता हूँ कौन है। राजू मत जाओ, कहीं वह डायन तो नहीं। मैं किसी डायन से नहीं डरता। राजू उसी परछाई के पास जाता है। जैसे वह उसके करीब जाता है, तभी उसको वही बुढ़िया दिखाई देती है। ये तो पागल बुढ़िया है। रामपाल काका आ जाओ, ये कोई डायन नहीं है, वही पागल बुढ़िया है। रामपाल के जी में जी आता है और अपनी बैलगाड़ी को आगे बढ़ता है। तभी राजू की नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। अब वह बुढ़िया एक आदमखोर जानवर बन चुकी थी। अभी राजू कुछ सोच पता, बचाओ, तभी वह उस पर हमला बचाओ। कर देती है। रामपाल भी अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है और सन्न हो जाता है। उसकी धड़कन जोर जोर से कांपने लगता है। तभी रोहित कहता है, रामपाल अंकल, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? रामपाल बिना बोले अपनी बैलगाड़ी को आगे की तरफ भागने लगता है। तभी उसकी पत्नी का नजर जमीन पर पड़ी खून पर पड़ती है। बैलगाड़ी रोको, राजू को तो बैठा लो। मैं बैलगाड़ी नहीं रोक सकता, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। राजू को वह डायन ने मार दिया। जैसे यह बात रोहित और उसकी माँ सुनती है, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है। हाय, मैं तो लूट गई। बचाओ, बचाओ। ये तो मेरे पापा की आवाज है। वह जरूर किसी मुसीबत में है। मैं जा रहा हूँ राजू को बचाने, तुम सब बैलगाड़ी से बाहर मत आना। मैं भी चलूंगा रामपाल अंकल, मुझे भी अपने साथ लेकर चले। ठीक है, चलो। पाल और रोहित वह दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं। उन लोगों को खून के धब्बे दिखाई देते हैं। रामपाल उसी के पीछे पीछे जाने लगता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मेरे पैर भी दुख रहे हैं। थोड़ी देर चट्टान पर बैठ जाओ, तब आगे चलते हैं। दोनों जैसे थोड़ा आराम करते हैं। रामपाल अंकल जी, उस पेड़ के पीछे कोई है? रामपाल जैसे मुड़कर देखता है। वह भी उस चीज को देखकर डर जाता है और हिम्मत जुटाकर कहता है, कौन हो तुम? बाहर आओ। रोहित, तुम खड़े हो जाओ। वह डायन उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। रामपाल और रोहित भी पीछे जाने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। परछाई गायब हो जाती है। वह दोनों रुक जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वह परछाई शायद यहाँ से चली गई। तभी रामपाल को कुछ दिखता है। उस पेड़ के पीछे सियाद राजू है। कहीं वह काला शैतान न हो। वह राजू ही है, लग रहा काफी डरा है। चलो उसको बचाते हैं। वह दोनों राजू के पास जाते हैं। रामपाल उसकी हालत देखकर चौंक जाता है। पापा, उठो पापा, चलो हम लोगों के साथ। रोहित बेटे चले, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। रोहित, यहाँ से जल्दी चलो, कोई इस तरफ आ रहा है। दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं।
तभी वह आदमखोर आ जाता है। हम लोगों को इस जंगल से बाहर निकालना होगा। दोनों बैलगाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। माँ रामपाल काका अभी तक नहीं आए और ना ही रोहित। आते ही होगे सुनील बेटे। पता नहीं तुम्हारे पिता कैसे हो गए। माँ वहां पर कोई है? उसकी माँ जब पीछे देखती है और डर जाती है। हमें यहाँ से भागना होगा माँ, जल्दी चलो माँ। वह दोनों वहां से भागने लगते हैं और वह दानव भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। तभी रोहित की माँ अचानक से नीचे गिर जाती है। वह दानव रोहित की माँ मुझे माफ करना माँ, मैं आपको नहीं बचाया पाया माँ। सुनील रोते हुए आगे भागने लगता है। भागते भागते थक जाता है और एक झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। रोहित और रामपाल जब बैलगाड़ी के पास आते हैं तो वहां पर न सुनील था और ना ही उसकी माँ थी। ये दोनों और चौंक जाते हैं। रामपाल काका, माँ और सुनील कहाँ गए होंगे? कहीं उन लोगों को भी वह डायन तो नहीं खा गई? इस पर रामपाल कुछ नहीं बोलता है और बैलगाड़ी के पास जाता है। रामपाल देखता है कि बैल ही नहीं है। रोहित इधर आओ। रोहित भी देखता है और वह भी डर जाता है क्योंकि उनके बैलों को भी कोई खा चुका था। सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची थी। रोहित और रामपाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी झाड़ियां में से किसी की आवाज सुनाई देती है। उस झाड़ियां में से एक आदमी बाहर निकलता है। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरिदास है। मैं इस जंगल में अपनी बकरियों को ढूंढने आया था, लेकिन अंधेरा हो गया और मैं इस जंगल में फंस गया। ये जंगल काफी रहस्यमय और डरावना है। इस जंगल से जो भी रात में भागने की कोशिश करता है वह मर जाता है। जो इस बैलगाड़ी में 2 लोग बैठे थे, क्या तुमने उन लोगों को देखा था? हाँ, हमने उन लोगों को उधर भागते हुए देखा। वह शैतान उन लोगों का पीछा कर रहा था। तब हमें उन दोनों को बचाने के लिए जाना होगा। पता नहीं किस हाल में होंगे। वह दोनों उसी तरफ जाते हैं। चलते चलते उन लोगों को रोहित की माँ की लाश मिलती है। रोहित अपनी माँ की लाश देखकर रोने लगता है। मत रो रोहित, चुप हो जाओ, नहीं तो वह शैतान यहाँ भी आ सकता है और हमें भी मार सकता है। हमें सुनील को खोजना चाहिए। नहीं, पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। कहीं सुनील जिंदा हो तो? मैं जा रहा हूँ सुनील को खोजने। रोहित जाने लगता है। उसके पीछे रामपाल और हरिदास भी जाने लगते हैं। अभी कुछ दूर चले थे तभी उन्हें सुनील मिल जाता है। सुनील काफी डरा हुआ था। तुम ठीक तो सुनील बेटे? मैं तो ठीक हूँ रामपाल अंकल, लेकिन मैं अपने माँ को नहीं बचा पाया। वह शैतान इधर ही आ रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये ही वाला रास्ता से हम लोग जंगल से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद वह शैतान नहीं आ पाएगा और सुबह भी होने वाला है। वह सब उसी रास्ते से आगे जाने लगते हैं और देखते देखते जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब वह शैतान इधर नहीं आ पाएगा। अब हम लोगों की जान बच गई। लेकिन हरिदास काका, इस जंगल में यह शैतान कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले चलो मेरे साथ घर, उसके बाद सारी बात बताता हूँ। हरिदास सबको अपने घर लेकर आता है। सब लोग आराम से बैठ जाते हैं और हरिदास सब कुछ उन लोगों को बताने लगता है। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, जब हमारा गांव खुशहाल था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि हमारे गांव में सूखा पड़ गया। लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। एक दिन गांव वाले अपने देवता को भोग लगाने गए, लेकिन गांव वालों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों ने थाली को अच्छे से धोया नहीं था, इसीलिए उनके देवता को गुस्सा आ जाता है और नरक का दरवाजा खोल देते हैं। उस दरवाजे में से एक
काला साया निकलता है। जो भी गांव वाला रात में घूमने घर से बाहर जाता, वह काला साया उसका नरसंहार कर देती थी। इसी प्रकार गांव में दहशत मच गया। फिर गांव वालों ने अपने देवता से माफी मांगने लगे, लेकिन वह काला साया उस गांव को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उस जंगल में जाकर अपना कब्जा कर लेती है। जो भी रात को जंगल में अकेला जाता है, वह शैतान उसको मार देता है। तब से रात में उस जंगल में कोई नहीं जाता है।